नमस्कार। हम पढ़ने जा रहे हैं महात्मा गांधी के जीवन व्रत में 1920 से लेकर 1948 तक की यात्रा के प्रेरक प्रसंग कि उन्होंने अपने जीवन में जो महत्वपूर्ण कार्य किए वो किस तरह इतिहास के पन्नों पर अंकित है। 1920 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की मृत्यु हुई। 2 अक्टूबर को तिलक स्वराज्य फंड की स्थापना, महात्मा गांधी द्वारा तैयार किया हुआ कांग्रेस का संविधान स्वीकृत हुआ, असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, गुजरात में विद्यापीठ की स्थापना की गई। यानी महात्मा गांधी के जीवन व्रत में आज हम पढ़ने जा रहे हैं 1920 से लेकर 1948 तक के कुछ महत्वपूर्ण वो पल और पहलू जो प्रत्येक विद्यार्थी और प्रत्येक भारतीय नागरिक को जान लेना अनिवार्य है। 1921 अन्य राष्ट्रीय विद्यापीठों की स्थापना, प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन के बहिष्कार के कारण दंगा, अशांति, 5 दिन का उपवास महात्मा गांधी द्वारा रखा गया। 1922 5 फरवरी को चौरी चौरा कांड, सत्याग्रह आंदोलन स्थगित, 5 दिन का उपवास, 10 मार्च को उनकी गिरफ्तारी हुई, 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। यानी राष्ट्रीय आंदोलन का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव ही मान सकते हैं 1922 चौरा चौरी कांड। इसके साथ साथ महात्मा गांधी द्वारा 1927 खादी यात्रा, 19 सितंबर को महात्मा गांधी द्वारा खादी यात्रा का तात्पर्य है भारत में निर्मित होने वाले उद्योगों से निर्मित वस्त्र को हम धारण करें ताकि स्वरोजगार को प्राप्त करते हुए हम आत्मबल और आत्मनिर्भरता के आधार पर अपना जीवन जी सकें। 1928 साइमन कमीशन, बारडोली सत्याग्रह, महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह आंदोलन जो स्थापित किया गया या जो चल रहा था उसका एक पहलू है बारडोली सत्याग्रह। सत्याग्रह यानी सत्य पर आधारित सिद्धांत और कार्यक्रमों के आधार पर ब्रिटिश सरकार से आग्रह करना कि हम अपने अधिकारों और अपने आज़ादी के लिए निरंतर सत्याग्रह के माध्यम से संघर्षरत रहेंगे। 1929 लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया और महात्मा गांधी की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। 1930 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता की प्रतिज्ञा, 12 मार्च को नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की गई और 5 मई को उनकी गिरफ्तारी हुई। यानी ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ने के लिए उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी उसमें दांडी यात्रा के माध्यम से उन्होंने इस आंदोलन को अपना बहुत बड़ा स्वरूप संगठित होकर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। 1931 4 जनवरी को महात्मा गांधी द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे थे उसमें महत्वपूर्ण बात है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन परिषद में भारत के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में ये शामिल हुए। दिसंबर में गोलमेज परिषद से खाली हाथ लौटे। यानी निरंतर प्रयासरत रहे महात्मा गांधी की ब्रिटिश सरकार से बातचीत के माध्यम से वह अपनी बातों को, वह अपने जो राइट्स थे उनको पूरा करवा सकें। इसके लिए सम्मेलनों में उन्होंने भाग लिया, लेकिन कुछ ज़्यादा उसमें उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई। 1932 सत्याग्रह फिर से प्रारंभ किया गया। 4 जनवरी को उनकी गिरफ्तारी हुई। नवजीवन, यंग इंडिया पत्रिकाएं बंद कर दिए गए। 20 सितंबर से सांप्रदायिक निर्णय के विरोध में आमरण अनशन इनके द्वारा किया गया। 24 सितंबर को यरवदा पैक्ट, 26 सितंबर को उपवास इन्होंने
समाप्त किया। यानी निरंतर व्रत के द्वारा, उपवास के द्वारा, शांतिमय तरीकों से, संवैधानिक तरीकों से, बैठकों के द्वारा या समाचार पत्रों के माध्यम से यह अपनी बात ब्रिटिश सरकार से कहकर उसे मनवाने की कोशिश करते रहे। 1933 में 8 मई से 31 दिन का उपवास इन्होंने रखा। हरिजन पत्रों का प्रारंभ, यानी पत्र पत्रिकाओं का इन्होंने प्रकाशन प्रारंभ किया और यह मैसेज देने की कोशिश की कि भारत में जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो असमान व्यवहार है उसे दूर किया जा सके, क्योंकि जब तक आंतरिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होगी तब तक हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। महात्मा गांधी न केवल महात्मा थे, राष्ट्र के पिता, यानी प्रत्येक भारतवासी के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, राम राज्य की कल्पना भी किया करते थे और वो चाहते थे कि सुख समृद्धि प्रत्येक भारतीय के जीवन में आए और इसके लिए उन्होंने कभी भी असंवैधानिक तरीकों को सही नहीं माना। उनका मानना था कि हमें मन से, वचन से, कर्म से सदैव वो कार्य करने चाहिए जो बिल्कुल शांतिमय तरीक़ों से हो। हृदय परिवर्तन करना बहुत महत्वपूर्ण एक पहलू के रूप में उन्होंने हमारे सामने रखा, हमारे देशवासियों के समक्ष रखा कि हम किस तरह से अपनी बात को मनवा सकते हैं। महात्मा गांधी का 8 अगस्त को भारत छोड़ो प्रस्ताव, 9 अगस्त को भारत भर में नेताओं की सामूहिक गिरफ्तारियां, 15 अगस्त को भारत आज़ादी जो है ये 1942 के दौर में उन्होंने भारतीयों के लिए एक आह्वान ही कर दिया था कि या तो आपको कुछ करना पड़ेगा या आपको करो या मरो। यानी 1920 असहयोग आंदोलन, 1922 चौरी चौरा कांड, 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। यानी इस दौर में आकर उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि भारतीयों को संगठित होकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ करना होगा, अन्यथा उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ सकती है, अपना अस्तित्व गंवाना पड़ सकता है। तो करो या मरो, ये नारा उन्होंने दिया था। और बाद में महात्मा गांधी के धीरे धीरे जो वार्ता, बैठक, सम्मेलन, पत्र पत्रिकाएं, संबोधन, आदर्श, सिद्धांत, कार्यक्रम, व्यवहारिकता, अनेक पहलुओं के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन व्रत में संघर्ष जारी रखा और 1948 में 30 जनवरी को वो अपने शरीर से हिंदुस्तान त्याग चुके थे, लेकिन उनके विचार आज भी जीवंत हैं और न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी शांति और समन्वय, सहयोग, सामंजस्य के दृष्टिकोण को यदि कोई याद रखता है तो महात्मा गांधी के जीवन व्रत को समझकर वो चलना चाहता है और उसी के आधार पर अपनी नीतियाँ और कार्यक्रम को संचालित करके व्यक्तित्व के विकास में सहयोग प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण मूल्यवान आदर्श के रूप में महात्मा गांधी के जीवन व्रत को पढ़ा जाता है। हमने कुछ छोटे छोटे पहलुओं की चर्चा की जिसमें महात्मा गांधी के द्वारा किए गए कार्यक्रम, रूपरेखाएं, रचनात्मक दृष्टिकोण, सृजनात्मक दृष्टिकोण, कुटीर उद्योग, लघु उद्योगों को बढ़ावा, बुनियादी शिक्षा पर बल, प्रौढ़ शिक्षा पर बल, राष्ट्रीय भाषा पर बल, ये सब पहलू ब्रिटिश सरकार के समय जिन चीज़ों की महती आवश्यकता थी, जैसे महत्वपूर्ण बात हम कर रहे हैं वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो मनुस्मृति के समय
भारतीय सभ्यता और संस्कृति की प्रारंभ की कड़ी है, वहाँ से जो प्रारंभ हुआ सामाजिक दृष्टिकोण धीरे धीरे असमानता, छुआछूत, भेदभाव, अस्पृश्यता यानी इन कुरीतियों से भर गया। तो महात्मा गांधी का दृष्टिकोण ये कहता है कि नहीं, ये बातें हम सबके विकास को अवरुद्ध कर देंगी, न केवल सामाजिक रूप से हमें खोखला कर देंगी, वरन न तो हम स्वयं का विकास कर पाएंगे, न हम समाज के हित में कोई कार्य कर पाएंगे, और इससे राष्ट्र उन्नति की ओर अग्रसर नहीं हो पाएगा। तो हमें सबसे पहले इन कुरीतियों का निवारण करना होगा। जैसे नशा, देखिए आज अगर वर्तमान पहलू से हम जोड़कर देखें तो हमारे समाज में किस तरह से नशा की प्रवृत्ति बेचने की और लेने की, दोनों ही में बहुत रफ्तार से बढ़ोतरी हुई है और युवा वर्ग इससे ग्रसित हो गया। जहाँ युवाओं की आवश्यकता है परिवार को, जहाँ युवाओं की आवश्यकता है समाज को, जहाँ युवाओं की आवश्यकता है राष्ट्र को, अंतर्राष्ट्रीय जगत में जाकर भी हमारे भारतीय युवा कार्य कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है, यदि वो इन बुराइयों में ग्रसित हो जाएंगे, व्यसनों में ग्रसित हो जाएंगे, तो परिवार का कल्याण नहीं होगा, समाज का कल्याण नहीं होगा, राष्ट्र का हित नहीं होगा। तो इस रूप में हम महात्मा गांधी के अनेक पहलुओं को, एक एक पहलू को मूल्यवान समझते हुए हम अध्ययन करते हैं और पाते हैं कि जब हम अपने महापुरुषों के जीवन आदर्शों को पढ़ते हैं या समझते हैं या उन्हें अपने जीवन में अपनाते हैं, तो निश्चित रूप से उसके सुखद परिणाम हमें देखने को मिलते हैं, हमें सुनने को मिलते हैं। हमारे व्यक्तित्व का विकास होने के साथ साथ समाज का भी उत्तरोत्तर विकास संभव हो पाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता शर्मा, राजकीय महिला महाविद्यालय सह आचार्य राजनीति विज्ञान, आप सबको सादर नमन करती हूँ। नमस्कार।